तो सभी को आज पुनः इस आभासिक पटल पर पुनः एक बार स्वागत है। विशेष औपचारिकता में न जाते हुए साक्षात में आज के जो हमारे प्रशिक्षक हैं आचार्य सच्चिदानंद स्नेही जी, उनका हम स्वागत करते हैं। आप देवप्रयाग परिसर में दर्शन विभाग में निरंतर सक्रिय भूमिका में रहे हैं, क्योंकि एक तो अध्यापक होते हैं, आचार्य होते हैं, लेकिन आप निरंतर विविध गतिविधियों में संलग्न रहे हैं। और मूक्स का जो यह कार्यक्रम हम यहाँ पर करवा रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम आप पूर्व से करवा चुके हैं, आपके पास पर्याप्त अनुभव है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि आज जितने भी प्रशिक्षु हैं यहाँ पर वह लाभान्वित होंगे, क्योंकि मैंने पीपीटी वगैरह भी देखा है जो आपने अभी भेजा है, जो अभी रन करवाया जाएगा। तो आपको पुनः एक बार हम स्वागत करते हुए आपको हैंडओवर करते हैं और जितने भी ऑडियंस यहाँ पर प्रशिक्षु जितने उपस्थित हैं उनका भी स्वागत है, साथ साथ अन्य जितने भी संबद्ध व्यक्ति हैं उनका स्वागत करते हुए हम कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं। आचार्य सच्चिदानंद स्नेही जी, अमित जी, इनका ये पीपीटी आप प्ले करेंगे वहां से, और जब आगे बढ़ाना होगा तो सर नेक्स्ट या इस तरह इंडिकेशन आपको दें। अमित जी। जी नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग से आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि इस कार्यक्रम में लगभग 50 प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। जैसी हमारी शिष्ट परंपरा है उसके अनुरूप मैं मंगलाचरण से आरंभ करूंगा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सभी प्रतिभागियों को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं, राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था, उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का विषय है मूक्स। जैसा कि आपने पूर्व वक्तव्यों में सुना होगा, मूक्स की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसे वैश्विक संदर्भ में कहा जाता है। भारतीय संदर्भ में इन सारे पाठ्यक्रमों को जिस पटल पर प्रस्तुत किया जाता है उसको हम स्वयं नाम से जानते हैं। स्वयं का अपना एक महत्व है। स्वयं हिंदी भाषा में अगर हम देखें तो जिस पाठ्यक्रम को विद्यार्थी स्वयं उन्मुक्त रूप से स्वतंत्रता के साथ पढ़ सके और उसे फॉर्मल डिग्री भी मिल जाए, साथ ही उसे क्रेडिट भी मिले, तो इस प्रकार वैश्विक ज्ञान वैश्विक लोगों के लिए सभी जगह उपलब्ध हो, इसके लिए ये विषय रखा गया है। स्वयं की फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। स्वयं के दो रूप आप देखते हैं, एक है स्वयं प्लेटफॉर्म, दूसरा है स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा और स्वयं और एक और रूप है ईपीजी पाठशाला। तो ये जनरली सामान्य रूप से ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म हैं जो हमें उपलब्ध होते हैं। स्वयं एक राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन शिक्षा मंच है जो विभिन्न विषयों में मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा संचालित होता है। सन 2008 में कनाडा और एमआईटी के दो शिक्षाविदों ने सबसे पहले मूक्स पाठ्यक्रम बनाए थे। फिर उसी का अनुकरण करते हुए विश्व के अनेक जगह में प्राइवेट और यानी निजी और सरकारी संस्थाओं के द्वारा अनेक प्रकार के मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाए गए।
भारत में ये जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यूजीसी और उससे संबंधित बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं देखती हैं और उन पाठ्यक्रमों को डेवलप करने के लिए एक गाइडलाइन बनी हुई है जो आप स्वयं पोर्टल पर देख सकते हैं। मैंने वो गाइडलाइन यहाँ पर जोड़ी भी है, बाद में आपको ग्रुप में सर शेयर कर देंगे। तो विषय था कि स्वयं क्या है और स्वयं प्रभा क्या है। तो स्वयं तो एक ऑनलाइन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिस पर 4 प्रकार के कंटेंट से संबंधित एजुकेशनल या शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होती है। और स्वयं प्रभा टीवी से संबंधित, टेलीविजन से संबंधित एक ऑनलाइन फ्री टू डीटीएच के माध्यम से उपलब्ध होने वाला 24 घंटे का चैनल है जिस पर स्वयं के पाठ्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। भारत में कुछ आबादी ऐसी भी है जो अभी ऑनलाइन सिस्टम से नहीं जुड़ी है, वहाँ टीवी ही एकमात्र शिक्षा का माध्यम बन सकता है। इसलिए स्वयं प्रभा पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का और पाठ्यक्रमों का निरंतर प्रसारण होता रहता है। फिर ईपीजी पाठशाला, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, ये पीजी कोर्स के लिए है। तो पीजी से संबंधित जितने ऑनलाइन पाठ्यक्रम है वो इस पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि मुक्स कोर्स के लिए 2 प्रकार की स्थितियां हैं, 3 प्रकार की स्थितियां हैं। एक है जो प्रशासक हैं जो मुक्स कोर्स को नियंत्रित करते हैं, दूसरे हैं छात्र जो मुक्स कोर्स में पढ़ते हैं, और तीसरे हैं अध्यापक जो मुक्स कोर्स को बनाते हैं। तो मुक्स कोर्स को बनाने के लिए या निर्माण करने के लिए जो मुक्स की गाइडलाइन है उसमें 4 प्रकार के क्वाड्रेंट अप्रोच बताया गया है, चतुर्थांश जिसको हम कह सकते हैं सामान्य रूप से। तो ये चतुर्थांश में 4 प्रकार के कंटेंट डेवलप किए जाते हैं, जिसमें पहले क्वाड्रेंट में ई ट्यूटोरियल और दूसरे क्वाड्रेंट में ई कंटेंट होते हैं। ई ट्यूटोरियल में ऑडियो वीडियो मुख्य रूप से प्रधान रूप से होता है, और ई कंटेंट में ई बुक्स, पीपीटी, स्लाइड, इस प्रकार की डिजिटल सामग्री होती हैं। और क्वाड्रेंट 3 में डिस्कशन फोरम होता है और क्वाड्रेंट 4 में असेसमेंट होता है। तो ये सामान्य रूप से पाठ्यक्रम का चतुर्थांश 4 भाग में बांटा गया स्वरूप है। और ये स्वरूप को हम यहाँ भी देख सकते हैं। पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। जो मुक्स पाठ्यक्रम बना रहे हैं वो ऐसे विषय का चयन करें जो बहुव्यापक हो, बहुउपयोगी हो और सर्वसुलभ हो सके। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम सामग्री का निर्धारण करने के लिए और पाठ्यक्रम में किन किन बिंदुओं को पढ़ाना है, पाठ्यक्रम की अवधि क्या होगी, षाण्मासिक होगी, 1 वर्षीय होगी, डिप्लोमा होगा, डिग्री होगा, और डिग्री में भी यूजी होगा, पीजी होगा, इत्यादि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण तय किया जाता है। और उसके टारगेट ऑडियंस क्या होंगे, श्रोता कौन होंगे। तो इस आधार पर पाठ्य सामग्री का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम विषय चयन कर लेते हैं कि हमें इस विषय पर मुक्स पाठ्यक्रम बनाना है, तो उसके बाद हमारा दूसरा लक्ष्य होता है कंटेंट डेवलप करना। कंटेंट डेवलप करने से पहले हमें सिलेबस बनाने की ज़रूरत होती है। सिलेबस बनाने के लिए जो स्वयं की गाइडलाइंस है उसके अनुसार पूरे भारत के एक्सपर्ट्स को लेते हुए हमें पहले सिलेबस को डिजाइन करना है और डिजाइन करके उसका एक्सपर्ट कमेटी से अप्रूवल लेना है और उसके बाद उस पर कार्य करना शुरू करना है। फिर तीसरा चरण ये होता है उसमें कि आप उस पाठ्यक्रम को बनाने के लिए एक्सपर्ट से इनवाइट करते हैं या मांग करते हैं कि
अमुक अमुक लोग पाठ लिखने के लिए आमंत्रित हैं। इसका मॉडल इस प्रकार से होगा, जैसे इग्नू के आधार पर हो सकता है या ओपन स्कूलिंग सिस्टम के आधार पर हो सकता है। फिर इसी का जो पहलू है उसमें है ऑडियो वीडियो कंटेंट को शूट करना या रिकॉर्ड करना। तो उसके लिए फिर एक स्थिति है कि आपके यहाँ पर स्टूडियो हो सकता है। स्टूडियो के अपने पैरामीटर्स हैं, गाइडलाइन में ये लिखे गए हैं, टेक्निकल पैरामीटर्स सारे सब स्वयं पाठ्यक्रम की गाइडलाइन में लिखे हुए हैं। और फिर अवसर आता है छात्र जब पढ़ लेगा इन पाठ्यक्रम को तो उसके असेसमेंट या मूल्यांकन का। साथ ही साथ जब वो एक यूनिट पढ़ लेता है तो उसका मूल्यांकन यूनिट के आधार पर उसी समय होता भी है। तो उसी के लिए यहाँ पर असेसमेंट में कुछ क्विज और इस प्रकार की क्विज प्रश्नोत्तरी रखी गई है और डिस्कशन फोरम भी रखा गया कि पढ़ते पढ़ते उसको कुछ संदेह हो तो उस प्रकार की चीज़ों को निराकरण किया जा सके। और चौथा पहलू है इसमें तकनीकी पक्ष। तो उसके बाद उसमें अगर पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो संशोधन भी किए जा सकते हैं। अब मोक्ष प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने जैसे स्वयं बनाया है उसी प्रकार से इसमें प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह से सक्रिय है। उन्होंने भी अपने मोक्ष पाठ्यक्रम बनाए हुए हैं। वो उस संस्था की पॉलिसी के आधार पर पेड भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा खान अकेडमी, कोर्सेरा, एडेक्स, यू अकेडमी, इस प्रकार से बहुत सारी संस्थाएं हैं। और इन पाठ्यक्रमों में बहुत सारी रेंज है, मानविकी के पाठ्यक्रम भी हैं, तकनीकी हैं, विज्ञान है, प्रबंध के हैं, और अलग अलग प्रकार की संस्थाओं ने अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम बनाए हैं। भारत सरकार की जो संस्था है जिसकी स्वयं की गाइडलाइन है उसमें अलग अलग एजेंसियों को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसमें नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए यूजीसी जो है स्वयं पाठ्यक्रमों का निर्धारण करती है। टेक्निकल इंजीनियरिंग यूजी एंड पीजी डिग्री प्रोग्राम्स के लिए एनपीटीईएल ये एक संस्था है जिससे पाठ्यक्रम नियंत्रित होते हैं। और नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन ये एक संस्था है। और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स के लिए इग्नू। इसी प्रकार से स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाने के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी, और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए 9वीं से 12वीं तक के लिए NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, और मैनेजमेंट संबंधी प्रोग्राम के लिए IIM बेंगलोर, और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए NITTR। ये संस्थाएं अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम सरकार की तरफ से बनाकर स्वयं पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इनकी जिस पाठ्यक्रम की जैसी रूपरेखा है उसके अनुसार वहाँ पर होता है। हम लोग संस्कृत और आर्ट्स फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी नियामक संस्था यूजीसी होगी। तो यूजीसी की ही ये गाइडलाइन है। ठीक है, तो अब आगे आप देखेंगे कि इस कोर्स के लाभ क्या हैं। तो कोर्स के लाभ यह है कि नई चीजें सीखने को मिलती है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से सीखने को मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, और जैसे चाहें वैसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपकी काम की स्वतंत्रता होती है, किसी को सुबह समय मिलता है, किसी को शाम में, कभी मध्याह्न में, तो वो एनी टाइम एनी वेयर इस ज्ञान को अर्जित कर सकता है। अपनी गति से सीखने की भी उसमें स्वतंत्रता होती है, कोई बाध्यता नहीं है। जो जिस प्रकार का पाठक है, दर्शक है, और अपनी स्वतंत्रता से उसको पढ़ सकता है। और मुफ्त शिक्षा है और मुक्त भी है, मुफ्त भी है और मुक्त भी है। उसके बाद मुक्त कोर्स के प्रकार, जैसा कि अभी मैंने चर्चा की थी कि अलग अलग संस्थाओं को भारत में नियामक संस्था के रूप में रखा गया है। उसमें विषय आधारित जैसे विज्ञान, गणित, भाषा, इतिहास आधारित, व्यवसायिक कौशल आधारित भी पाठ्यक्रम है, प्रोग्रामिंग, डेटा विज्ञान, मार्केटिंग आधारित, और व्यक्तिगत विकास से संबंधित भी पाठ्यक्रम हो सकते हैं, स्वास्थ्य, योग, जीवन प्रबंध और अन्य भी जो पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड पाठ्यक्रम है। इसमें भी दोनों प्रकार की स्थितियां हैं, क्रेडिट और नॉन क्रेडिट।
क्रेडिट के आधार पर जो क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत बनाए गए पाठ्यक्रमों के क्रेडिट मिलेंगे, और कुछ पाठ्यक्रम ऐसे होंगे जो केवल प्रमाण पत्र आधारित होंगे, जिसमें प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक करने पर देय होगा। अब मोक्ष के घटक, तो इसमें आप देख ही रहे हैं, वीडियो व्याख्यान, पाठ्य सामग्री, क्विज और असाइनमेंट और चर्चा फोरम। इसकी चर्चा यहाँ स्वयं गाइडलाइंस में भी आई थी। 4 क्वाड्रेंट्स जो अप्रोच है, ये वही चीज है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोक्ष कोर्स के लिए आवश्यक संसाधन। मोक्ष कोर्स पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी और बनाने के लिए भी, ये तीनों ही प्रकार से आवश्यक संसाधन है, जिसमें डिजिटल संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा वेब को एक्सेस करने के सारे उपकरण होने चाहिए, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। तो उपकरण, और जो बना रहे हैं पाठ्यक्रम, उनको पास रिकॉर्डिंग के लिए अच्छी सुविधा होनी चाहिए, और जिनके पास रिकॉर्डिंग आदि नहीं है, तो उसमें आजकल एक नया एलिमेंट AI बेस्ड भी जुड़ गया है, जिसमें AI टूल्स के जरिए भी लोग कंटेंट बना रहे हैं, और AI टूल्स ही स्क्रिप्ट भी जनरेट कर देते हैं, वीडियो भी बना देते हैं, वीडियो को एडिट भी करते हैं, और उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सारी उस पर स्क्रीन पे चलती भी रहती है। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे इसमें आयाम जोड़ दिए हैं। जिस समय ये गाइडलाइन बनी थी, उस समय AI का इतना इसमें रोल नहीं था। तो जो इसमें जो रूप था, वो उस स्टूडियो बेस्ड अप्रोच के आधार पर बनाया गया था। तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण, माइक्रोफोन, वेबकैम, संपादन करने वाले सॉफ्टवेयर आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पर इस कोर्स को अपलोड किया जाएगा, जैसे स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, तो मुख्य पाठ्यक्रम बनाने और वितरित करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। विषय विशेषज्ञ पाठ्यक्रम सामग्री के लिए विशेषज्ञता वाले लोगों की आवश्यकता होती है। बनाने के लिए भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम होनी चाहिए, और सपोर्ट करने के लिए भी एक टीम होनी चाहिए। पूरा टीम वर्क ही है। मूक्स कोर्स के लिए प्रमुख चुनौतियां, तो इसमें सबसे बड़ी बात है गुणवत्ता नियंत्रण की, क्योंकि एक बार कोई कोर्स बनाकर उसको अपलोड कर देने पर उसमें एडिटिंग करना आसान नहीं होता है, और उसको बदलना आसान नहीं होता है। तो एक बात है। दूसरा पक्ष है, समय के साथ उसमें जो नए आयाम जुड़ गए हैं, उनको उसमें अपडेट करना जरूरी है। तो सभी पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता बनी रहे। प्राइवेट सेक्टर में अलग, हर व्यक्ति अपने पाठ्यक्रम को बनाने के लिए स्वतंत्र है, और वो अपने अपने पोर्टल पर अपलोड करते हैं। सरकार की पाठ्यक्रम जो स्वयं है, उसकी अपनी गाइडलाइन है, उसमें एक समानता बनी रहे। तो उसके सारे टेक्निकल पैरामीटर्स वहाँ गाइडलाइन में दिए गए हैं कि कैमरा ऐसा होना चाहिए, स्क्रीन ग्रीन होनी चाहिए, रिजोल्यूशन ये होना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ पर सारी बातें दी गई हैं। छात्र प्रतिधारण, इसमें एक समस्या ये भी है कि ज़्यादातर स्वयं मुख्य पाठ्यक्रमों में छात्र एडमिशन लेते हैं, कुछ दिनों एक्सेस करते हैं, उसके बाद अगर रुचि नहीं होती है या जो भी कारण रहा हो उसकी वजह से ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, छोड़ देते हैं। तो डिग्री लेना उनका उद्देश्य नहीं होता है, उसको टेस्ट करना या उसको नॉलेज को थोड़ा एक्सेस करना या ट्राई करके देखना वाली बात होती है। तो इसलिए वो ट्राई करके देखते हैं बच्चे। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आज सीखने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया का अनुगमन करते हैं, लेकिन पूरा कोर्स करें, कोर्स कंप्लीट करें ये, और उसका सर्टिफिकेशन हो, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट, उसमें मूक्स कोर्स में भविष्य की संभावनाएं, अपार संभावनाएं, जितनी मानव जाति की संभावना है, जितनी इंटरनेट की है, जितनी AI की है, और उतनी ही संभावनाएं हैं। जितने ज्ञान के स्तर हैं उतने ही पाठ्यक्रम बन सकते हैं, जितनी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए बन सकते हैं, ज्ञान के प्रसार के लिए बन सकते हैं। तो भविष्य में मोक्ष कोर्स के विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में उपलब्ध होने वाले पाठ्यक्रम बनेंगे ही। आप देख रहे हैं एक प्रकार से जो YouTube में अपलोडिंग हो रही है वीडियोस की, या और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लर्निंग रिलेटेड मटेरियल है, चाहे वो कुकिंग हो या कोई भी स्किल बेस्ड हो, या कोई
लर्निंग बेस्ड हो, तो वैसे मटेरियल्स की भी फ्लड है, बाढ़ आई हुई है। तो ऐसे में इन पाठ्यक्रमों को अपने अस्तित्व को बनाना और अपनी पहचान बनाकर रखना थोड़ा कठिन है। और दूसरा है तकनीकी विकास। तो नई तकनीकों का उपयोग करके मूक्स कोर्स को और अधिक आकर्षक और इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसमें हो सकता है। जैसे कोई कॉमन पाठ्यक्रम बन सकते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो स्वयं यूजीसी के द्वारा होता है। फिर ये मूक्स स्वयं ईपीजी पाठशाला, इसके जो पोर्टल है उसको आप लॉगिन करके रजिस्टर करके स्वयं देख सकते हैं कि वहाँ कौन कौन से पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, आपके काम की चीज़ क्या है। तो इस प्रकार से उसमें आप कर सकते हैं। मूक्स क्या है, उसका इतिहास ये हम लोग देखेंगे, देख चुके हैं, बात हो चुकी है इस पे। स्वयं का परिचय और इसकी विशेषताएं, ये भी बात हो गई है इस पे। गुणवत्तापूर्ण सामग्री, विभिन्न प्रारूप, प्रमाण पत्र, विकल्प, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। ये ईपीजी पाठशाला का उद्देश्य और संरचना, ये भी बात हुई है। इसमें पाठ्यक्रम विस्तार, भारत में प्रमुख विश्वविद्यालय द्वारा डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि अगर कोई आईआईएम आईआईटी आदि से पढ़ना चाहे तो वैसे उसको एंट्रेंस टेस्ट आदि पास करने होंगे, और पर स्वयं में आईआईटी के एक्सपर्ट के द्वारा या उनकी संस्थाओं के द्वारा जो पाठ्यक्रम डिजाइन किए गए उनमें आप निःशुल्क नामांकन ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट भी उसी संस्था का मिलता है। तो ये एक गौरव की बात हो जाती है। ऑनलाइन शिक्षण, नियमित आकलन और डिग्री पुरस्कार, ये ईपीजी पाठशाला के भी उद्देश्य और संरचना है, वैसे ही यहाँ स्वयं के भी हैं। मोक्ष स्वयं और ईपीजी पाठशाला में प्रवेश प्रक्रिया सरल ही है। वर्ल्ड वाइड वेब पर सबके पोर्टल बने हुए हैं आजकल। 1 क्लिक में आप गूगल से पोर्टल को क्लिक करेंगे और अपना ईमेल, मोबाइल आदि के द्वारा रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद प्रक्रिया जो वहाँ पर पोर्टल में बताई गई है उसका पालन करेंगे। अभी तक निःशुल्क ही है। कुछ प्राइवेट पोर्टल्स में शुल्क भी है, तो वो उसकी संस्था के नियम के अनुसार है। मूक्स स्वयं और ईपीजी पाठशाला में प्रमाण पत्र, ये बात हो गई है। मूक्स ईपीजी पाठशाला के लाभ, चुनौतियां, सुलभता है, आत्मानुशासन की आवश्यकता, लचीलापन है, तकनीकी बाधाएं थोड़ी इसमें है, जहाँ इंटरनेट एक्सेस नहीं है और जिसके पास डिवाइस नहीं है या डिवाइस में कुछ अपडेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर मूक्स में चुनौतियाँ, मूक्स स्वयं और ईपीजी पाठशाला में प्रतिस्पर्धा है, उपयोगिता है। तो इसमें विभिन्न संस्थाओं की उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की व्यापक उपलब्धता, ये एक चुनौती है। और कंपटीशन है, क्योंकि जो नॉलेज आप दे रहे हो स्वयं पर या मूक्स पर, उसकी उपयोगिता क्या है, ये एक प्रश्न है। क्योंकि यूट्यूब एक्सेस करके भी वैसे ही बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगे। तो जो जितना रिक्वायरमेंट है उतनी नॉलेज वहाँ से भी मिल जा रही है, पर सर्टिफिकेट आदि नहीं मिलेंगे वहाँ से। वैश्वीकरण, सहयोग, और ये एक अच्छी बात है कि पूरे विश्व में आपस में ज्ञान का संचार उन्मुक्त माध्यम से हो रहा है। जैसे जो ग्लोबलाइजेशन का युग आया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी आई थी, उस प्रकार की स्थिति यहाँ पर है। तो उसमें हर कोई हर किसी ज्ञान को एक्सेस कर सकता है। भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा अभी भी बहुत जगह बहुत पिछड़ी हुई है, तो वहाँ पर इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता हो सकती है। और कम खर्च में अधिक लोगों को एक साथ शिक्षा देने का ये माध्यम बन सकता है, बशर्ते कि उसको भी जानकारी हो। अब किसी छात्र को ये जानकारी नहीं होती है कि ऐसे भी कोई पाठ्यक्रम है जहाँ मैं इस प्रकार से पढ़ सकता हूँ। तो ये सब स्कूल में जो अध्यापक हैं या विश्वविद्यालय में जो अध्यापक हैं वो इनको अवेयर करें। आज के समय में तो यूजीसी ने ये भी गाइडलाइन बना दिया है कि आप एक समय में 2 डिग्री पाठ्यक्रमों में भी
एडमिशन ले सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, 2 रेगुलर भी कर सकते हैं, और उन्मुक्त रीति से जो पढ़ना चाहें उसकी भी अपनी स्वतंत्रता है। तो कमी नहीं है, पढ़ने के लिए जितनी सामग्रियां हैं सब उपलब्ध हैं। निष्कर्ष अनुशंसा में हम ये कह सकते हैं कि मुक्स स्वयं ईपीजी पाठशाला भारत में उच्च शिक्षा के लिए एक आशाजनक विकास है और छात्रों को विभिन्न पृष्ठभूमि और स्थानों की शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमितता, संपर्क प्रमाण पत्र, ये भी है, इसमें महत्वपूर्ण है कि लोग उस पर बने रहें, प्लेटफॉर्म पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, थोड़े दिनों में रुचि नहीं रहती है या कोई व्यस्तता आ जाती है या फिर कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो कनेक्टिंग बना रहे, जो संस्था उस पाठ्यक्रम को चला रही है वो अवेयर रहकर उनको रिकॉल करे या उनको अवेयर करे, इस बारे में फिर से कॉल करे, अन्य छात्रों और शिक्षकों के संपर्क बनाएं, समस्याओं और संदेहों को हल करने के लिए मंचों का उपयोग करें। तो इस प्रकार ये है। अब थोड़ा सा एक क्विक, जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसके स्वयं की जो गाइडलाइंस है उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, गाइडलाइंस फॉर कोर्स कोऑर्डिनेटर डेवलपमेंट ऑफ मूक्स, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए जो गाइडलाइंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कंसल्ट स्टडी द सिलेबस ऑफ सेवरल यूनिवर्सिटीज बिफोर फाइनलाइजिंग द सिलेबस ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट। तो इसमें वही है जो शोध में हम लोग सावधानी बरतते हैं कि पहले से ही तो नहीं है इस विषय पर शोध किया हुआ, तो वैसे ही पहले से ही जो पाठ्यक्रम है तो वैसा ही बना हुआ है, तो फिर उसके बनाने का औचित्य क्या होगा, अगर बना रहे हैं तो हम उससे क्या अलग बना रहे हैं, और उसमें सभी विश्वविद्यालयों के जो अच्छे अच्छे पाठ्यक्रम है उनके ये बिंदु इसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये सारे विचारणीय बिंदु हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई कंटेंट राइटर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज अदर देन सीसी कोर्स कोऑर्डिनेटर ऑन यूनिवर्सिटी, मतलब अपने विश्वविद्यालय से छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों के एक्सपर्ट को भी जोड़ना चाहिए। फिर टेक्सुअल डॉक्यूमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 3000 वर्ड्स ऑफ डिटेल्ड राइट अप ऑन द टॉपिक ऑफ ईच मॉड्यूल। तो इसमें एक पाठ्यक्रम में 40 मॉड्यूल तक हो सकते हैं, और जो प्राय 1 क्रेडिट का पाठ्यक्रम होता है वो 16 घंटे का होता है। 16 घंटे से लेकर 20 घंटे तक, 4 घंटे उसमें आप असेसमेंट के भी जोड़ सकते हैं, तो 16 4 20 घंटे टोटल हो सकते हैं असेसमेंट के साथ, और 20 वीडियो हो सकते हैं एक पाठ्यक्रम में एक स्तर पर। फिर द टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन शुड आल्सो बी एनरिच्ड विथ मल्टीमीडिया सप्लीमेंट्स, इमेज, हैंड राइटिंग, मैप्स, ग्राफ, ये सारे पीपीटी ये सब उपयोग कर सकते हैं ताकि और अच्छा बने, समझने में आसान हो, क्योंकि जो पाठक होगा वो स्वयं उसको पढ़ेगा, उसको समझने की जिम्मेदारी उसी पे आएगी। तो भाषा बहुत ही सरल हो, सामान्य भाषा हो जिससे वो आसानी से पढ़ सके। स्टडी मटेरियल में भी यही सावधानी बरतें, और जो एक्सपर्ट भी है वो भी पढ़ाने के समय ये ध्यान रखें। और ये भी है कि जब रिकॉर्ड करते हैं तो कोई टेलीप्रॉम्प्टर की सहायता से रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसको वाचन मात्र ना हो, ठीक है। स्पीक एक्सट्रीम पोर, बॉडी लैंग्वेज शुड नॉट बी स्टिफ, मतलब एक कंफर्टेबल तरीके से बच्चे के साथ आई कांटेक्ट करते हुए पढ़ाना है, उसमें एक कृत्रिमता नहीं लगे, ऐसा लगे कि वास्तव में एक क्लासरूम एटमॉस्फेयर है और उसमें बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। तो द वीडियो मस्ट नॉट बी लाइक ए स्पोकन ट्यूटोरियल, ठीक है। ये सब सावधानी है कोर्स कोऑर्डिनेटर के लिए, जब कोर्स बनाते हैं तो ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ विजुअल्स एज वेल एज टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड, ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन ऑफ एग्जाम्पल्स, केस स्टडी, डॉक्यूमेंट्री एटसेट्रा शुड बी एडेड वेर एवर एप्लीकेबल। द एक्सपर्ट टीचर्स whose video is being recorded should look straight into the camera lens। तो ये कैमरा लेंस में भी देखना चाहिए। वैसे हम लोग इस चीज़ के अभ्यस्त नहीं होते हैं तो हमारे लिए थोड़ी कठिन होता है, लेकिन ये जो टेक्निकल टीम होती है वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग करने वाले, जो हमेशा इस प्रकार के कंटेंट बनाते हैं, तो
वो भी उस समय अध्यापक को सावधान करें कि वो इन सब टेक्निकल पैरामीटर्स का पालन करें। वीडियो मस्ट इंक्लूड मल्टीमीडिया, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री, सिमुलेशन, ग्राफिक्स एंड वर्चुअल लैब अप्रोप्रिएटली। और जो कंटेंट हम बना रहे हैं वो भी प्लेगरिज्म फ्री हो और कॉपीराइट फ्री हो, ये भी ध्यान रखना है कि ये किसी की ई पुस्तक है, कॉपीराइट में है, तो उसको एज इट इज हम लोग यहाँ नहीं रख सकते हैं। और कहीं किसी का कोई वेब से मटेरियल ले रहे हैं तो उसमें ये देख लें कि कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है, और उसको एक्नॉलेज भी करें अगर कहीं से ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं तो। और उसमें से एडिटिंग करके अपने अनुकूल जितने अंश रखने हैं उतने ही अंश रखने हैं। डायरेक्ट रेफरेंस टू स्पेसिफिक मटेरियल शुड बी अवॉइडेड इन वीडियो कंटेंट और अदर कोर्स मटेरियल टिल क्लियरेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो दूसरे मटेरियल का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ से सीधे सीधे डायरेक्ट रेफरेंस को अवॉइड करना है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में जोड़ सकते हैं। वहाँ पर आप जो सेकंड वहाँ का ई कंटेंट वाला पोर्शन है उसमें आप इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। उसके बाद PI टू एंश्योर दैट कंटेंट इज नॉट प्लेगराइज्ड एंड द सिमिलरिटी ऑफ द ई टेक्स्ट शुड नॉट बी एक्सीड 15%। अगर कहीं से कुछ ले भी रहे हैं तो 15% से ज़्यादा सिमिलरिटी ना हो। UGC InfiniBnet has provided universities with उर्कुंड सॉफ्टवेयर टू चेक प्लेगरिज्म। ये आप परिचित होंगे, उच्च शिक्षा में आजकल यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग होता है और उसमें थीसिस जमा करने से पहले भी उर्कुंड सॉफ्टवेयर पर प्लेगरिज्म के लिए जांच की जाती है, उसमें कितने प्रतिशत तक अन्य वेब कंटेंट या दूसरी थीसिस से समानता मिली है ये देखा जाता है। तो वैसे ही हमें भी अपने कंटेंट की समानता देख लेनी चाहिए, उसमें कहीं कोई प्लेगरिज्म वाला एंगल तो नहीं आ रहा है। ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर और जो प्लेगरिज्म के लिए है वो detect.com यहाँ पर देख सकते हैं, ये उन्होंने टूल बताया है। तो गूगल का भी मूक्स का रिलेटेड टूल है जो आप वेब से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने उसको बनाया है। फिर कंटेंट सबमिशन फ्रॉम MOOCs content in all form quadrant to be submitted to UGC in hard disk drive along with the following forms: content submission form, copyright transfer form, undertaking form, plagiarism report, content letter from host institute for credit transfer। तो ये जो विश्वविद्यालय है उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनेगा। द कंटेंट विल बी वेरीफाइड बाय द SMEG Academic Council of the UGC before uploading it to the portal। तो ये एक्सपर्ट ग्रुप जो बनता है वो आरंभ में ही बनाना रहता है, उसमें इससे कंटेंट को चेक करके वेरीफाई करके अपलोड किया जाएगा। फिर आफ्टर द अप्रूवल ऑफ AAC the UGC will allow the CC to upload its content on Swayam। वीडियो इन रॉ एंड कंप्रेस्ड फॉर्मेट रिक्वायर्ड 3.5 Mbps बिट रेट। ये टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जो आपको टेक्निकल असिस्टेंट और टीम की सहायता से फुलफिल करने रहते हैं। तो एक कलेक्टिव वर्क है, एक मूक्स बनाने के लिए पहले की जो गाइडलाइंस थी उसमें लगभग एक कोर्स पर 13.5 लाख रुपए वो सैंक्शन करते थे, उसमें प्रोविजन है। और अपने अलग अलग विश्वविद्यालयों में फिर उसमें अलग अलग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी चीज़ें हैं। जैसे हमारे विश्वविद्यालय में IKS का एक परियोजना को ही मूक्स के रूप में बनाने के लिए कहा गया है, तो उस प्रयास में लोग लगे हैं। ऑनलाइन लर्निंग कोर्स टू बी मेड अवेलेबल ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म टू बी एलिजिबल फॉर क्रेडिट ट्रांसफर। स्वयं टू नोटिफाई ऑनलाइन कोर्स ऑन 1 जून एंड 1 नवंबर। ये उनके कार्य हैं, हमारे नहीं है, मतलब स्वयं से संबंधित। अप टू 20% ऑफ टोटल कोर्स बीइंग ऑफर्ड इन पर्टिकुलर प्रोग्राम इन ए सेमेस्टर ऑन स्वयं। हाँ, स्वयं में ये भी है कि क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम भी हो सकते हैं, नॉन क्रेडिट भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, गाइडलाइन में वहाँ लिखा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ मूक्स वर्क इन्वॉल्व इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल,
defining course design qualification for taking the course, introductory video, assessment system, credit to be awarded, starting date, ending date and expected outcomes। ये यूजीसी के जो मूक्स पहले बने हुए हैं उसमें भी आप जब उसको क्लिक करके देखेंगे तो वहां पर एक्सेल सीट में ये सारी चीजें मिल जाएंगी इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल में ही। फिर शेड्यूलिंग ऑफ कोर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल कैसे चलेगा। इंस्ट्रक्शनल वीडियो टू बी प्रिपेयर्ड, निर्देश प्रतिभागियों के लिए, छात्रों के लिए, तो ये भी निर्देशिका भी बनानी है अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। डिटेल्स ऑफ रीडिंग मटेरियल सच एज लेक्चर नोट्स। फिर सेल्फ असेसमेंट मॉड्यूल, छात्र अपना मूल्यांकन खुद कर सके इस प्रकार के। टोटल नंबर ऑफ क्विज एंड असाइनमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर द कोर्स। assessment system, weekly bi-weekly assessment and assignments that would be required to be taken by the students। reading material notes, extra reading से संबंधित, ऑनलाइन से संबंधित सामग्रियों के लिंक, ई बुक्स के PDF, PPTs, एनिमेशन, वीडियो, ये सब उसमें आप अटैच कर सकते हैं लिंक्स में। और डिस्कशन फोरम, list of teaching assistants for handling the discussion forum and answering queries raised by registered student। ये भी एक टीम भी बनानी पड़ेगी डिस्कशन फोरम की आपको, जो उसमें अवेलेबल रहेगी छात्रों को एक शेड्यूल टाइम पर। फिर द होस्ट इंस्टीट्यूशन एंड द CC कोर्स कोऑर्डिनेटर टू एवलेट बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड नॉर्म्स, जो नॉर्म्स हैं उसके आधार पर ही इवेल्यूएशन होगा, अपने खुद के नॉर्म्स नहीं हम कुछ कर सकते हैं उसमें। द इवेल्यूएशन कुड बी ऑनलाइन थ्रू पेन पेपर एग्जामिनेशन, ये भी हो सकता है। इन केस ऑफ पेन एंड पेपर फाइनल एग्जामिनेशन द एग्जाम एट डेजिग्नेटेड सेंटर्स भी हो सकता है। CC थ्रू द होस्ट इंस्टीट्यूशन टू अवॉइड मार्क्स ग्रेड्स, कोर्स कोऑर्डिनेटर थ्रू द होस्ट इंस्टीट्यूशन टू अवार्ड मार्क्स एंड ग्रेड। ये भी ग्रेड जो प्रमाण पत्र देंगे उसमें भी मार्क्स और ग्रेड का उल्लेख करना है या हो सकता है। तो एक पूरा कोर्स है, पूरा सिस्टम है, जैसे हम लोग पाठ्यक्रम बनाते हैं, पर इसका जो स्वरूप है वो जैसा कि इसकी शब्दावली में ही है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव मतलब मास है, जो ये सारे कार्य हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पर भी करते आए हैं, पर उसकी रेंज जो है इतनी नहीं है जितनी इसकी है। ये वर्ल्ड वाइड रेंज है इसकी, मैसिव, पूरे पाठ्यक्रम, पूरे विषयों को और पूरे लोगों को, सभी को ये मौका देता है पढ़ने का बड़े स्तर पर। और ऑनलाइन है ये, इसकी जितनी भी सामग्री है सारी ऑनलाइन है। और ओपन के भी सारे फीचर इसमें हैं, जैसे इग्नू में ओपन पाठ्यक्रम चलते हैं, वहां पर जो स्वतंत्रता होती है उसी प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर है, बल्कि उससे ज्यादा ही है। फिर कोर्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे फीचर्स भी इसमें आ जाएंगे। जो 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है, तो कोर्स में एक कंप्लीट कोर्स आ जाता है, उसमें सिलेबस से लेकर परीक्षा और डिग्री अवार्ड तक की सारी प्रक्रिया समाहित है। तो इस प्रकार से शब्दों में ही सारी चीजें छिपी हुई हैं और शब्द से ही आप अनुमान कर सकते हैं कि क्या कहना चाहता है, क्या इसमें रहस्य है। फिर द पेरेंट इंस्टीट्यूट टू इनकॉर्पोरेट द मार्क्स ग्रेड ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द फाइनल मार्कशीट। तो ये मार्कशीट रिलेटेड सारे हैं, एक सिस्टम जो आपके परीक्षा केंद्रीय परीक्षा एजेंसी है उसके आधार पर इसकी गाइडलाइन आप बना सकते हैं। फिर जो कोर्स डेवलप करते हैं उनको API स्कोर मिलते हैं, ये भी आपने देखा ही होगा यूजीसी रेगुलेशन 2018 की गाइडलाइन में। पीछे में जो इंडेक्स दिया हुआ है वहाँ पर उसके लिए जो पाठ लेखन करता है और कोर्स कोऑर्डिनेटर है या और कोई किसी भी भूमिका में है, तो उसके लिए ये सारे वहाँ पर मार्क्स की व्यवस्था भी दी गई है, ताकि उसका प्रमोशन में अध्यापक को वेटेज मिले। जो कोई अधिक कार्य कर रहा है तो अधिकस्य अधिकम फलम, ये वाली नीति से उसको लाभ मिले। एड्रेस द प्रॉब्लम आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट,
इससे क्या निकल कर आ रहा है ये भी बिल्कुल कोर्स के आरंभ में भी क्लियर होना चाहिए, और वहाँ भी आउटकम्स हमें बताने चाहिए पाठ्यक्रम के। एड्रेस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फैकल्टी, गुड क्वालिटी, good quality faculty. The project would help the student and teachers to update their knowledge and skill, especially for those located in rural, backward, remote area. ये जो MOOCs है इसका फायदा क्या है, तो ये आप समझ रहे हैं कि रूरल बैकग्राउंड वाले लोगों को, रिमोट एरिया में जो लोग हैं वहाँ पर उनको इसका फायदा मिलेगा। हाँ, जहाँ इंटरनेट की अप्रोच नहीं है या वहाँ दिक्कत है तो उसके लिए ही फिर स्वयं प्रभा नामक DTH प्लेटफॉर्म पर भी 24 आवर्स 7 का ये चैनल चलता है जिसपे ये सारे पाठ्यक्रम प्रसारित होते हैं। तो फ्री एजुकेशन, सबके लिए एजुकेशन, और एक विश्व स्तरीय या विश्वविद्यालय स्तरीय एजुकेशन और विश्वविद्यालय स्तरीय प्रमाण पत्र सबको मिले, इस उद्देश्य के साथ सभी का हित हो, सभी को शिक्षा मिले, इसके लिए ये MOOCs प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है। और इसके बहुत सारे पाठ्यक्रम आपने देखे होंगे। तो कितना समय है, तो समय पूरा समय है, 10-15 मिनट समय है। तो हम लोग उसके बाद जो गाइडलाइन है उस पर भी आप देख सकते हैं। ये जो गाइडलाइन है, एक मिनट, MOOCs की गाइडलाइन है, ये PPT में नहीं है, जो गाइडलाइन वाला PDF है उसमें आपको ये सारे मिलेंगे। मैंने पीछे अटैच कर दिए थे, सर आपको ये भेज देंगे ग्रुप में। और वैसे ऑनलाइन भी आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो तुरंत ही आपको सब मिल जाएगा। UGC गाइडलाइन ऑन स्वयं और MOOCs, इस प्रकार से वर्बल कमांड देंगे या राइट अप कर देंगे तो आ जाएगा, आ जाना चाहिए। फिलहाल तो इस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर। मैं उसी गाइडलाइंस के जो बिंदु हैं उनको इस पाठ्यक्रम में इसमें छूने का प्रयास किया हूँ। ये एक टीम वर्क है और श्रम साध्य है, व्यय साध्य है, और सबके मिले जुले प्रयासों से ही ये हो सकता है। अगर वो PDF आप चला सकें जिसमें स्वयं गाइडलाइन है तो वो भी आप देखेंगे तो अच्छा है। तब तक आपसे कुछ अमित, बातचीत भी साथ कर में सकता PDF हूँ। होगा, वो रन करना है। अमित, PDF ही साथ में होगा, वो रन करना है। हाँ, जो PPT है उसके लास्ट में है, तो मैं दिखा देता कि ये क्या है गाइडलाइन वगैरह। ये जो गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग ऑनलाइन कोर्स फॉर स्वयं, ये 1 जून 2017 ये उसका हेडिंग है। उसके बाद इसमें इसकी इंडेक्स है, और आगे बढ़ जाएंगे और हाँ ये यस, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो इसका फर्स्ट पेज पर हम लोग थे अभी। तो गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग ऑनलाइन कोर्स फॉर स्वयं 1 जून 2017 की है। उसमें ये सारे विषयों की पहले यहाँ सूची दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, इसके टर्म्स क्या क्या हैं, CC मतलब क्या है, AAA मतलब क्या है, स्वयं मतलब क्या है, ठीक है, स्कोप ऑफ स्वयं क्या है, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी और नोडल एजेंसीज के बारे में है, कॉपीराइट के बारे में भी इसमें चर्चा है, और फाइनेंसिंग के बारे में इसमें चर्चा है, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में भी इसमें चर्चा है। ये जो कंटेंट वाला पेज है इसी में आप इसको देख सकते हैं। तो अब देखिए, आप इसमें देखेंगे तो पहले ही पेज में तो ये स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये स्वयं, और फिर इसमें स्वयं के जो लाभ हैं वो बता रहे हैं। उसके बाद डेफिनेशन सारी बता रहे हैं। स्वयं के जो बोर्ड हैं ये हमारे स्तर की बात नहीं है, ये जो विश्वविद्यालय स्तर के जो प्रशासनिक हैं उनके स्तर की बात है। हमारे काम के नॉलेज के लिए, फॉर नॉलेज से हमें होना चाहिए। फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, ये पूरे भारत में
किस प्रकार के कोर्स को और किस प्रकार के छात्रों के लिए कौन कोर्स डिजाइन करेगा, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर इसमें डिसाइड किए हुए हैं। स्कोप ऑफ स्वयं ये इसमें बताया हुआ है। क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन कोर्स फॉर स्वयं, ये भी कैसे क्रिएट करना है, इसके स्टेप्स यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, पहले तो आइडेंटिफिकेशन, कोर्स को आइडेंटिफाई करना, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी प्रक्रिया यहाँ बताई है। प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज, उसका शेड्यूल बताया गया है। फिर प्रोडक्शन के लिए क्या करना है, स्टूडियो हायर करना है या अपने ही यहाँ के स्टूडियो का उपयोग करना है, तो इसके बारे में ये चर्चा यहाँ पर की गई है। फिर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स क्या होंगी और उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, ये सारे इसमें बताए गए हैं। पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ये उसके जब प्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद एडिटिंग और असेसमेंट या और कोई जो एक्टिविटीज है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। फिर नोटिफिकेशन ऑफ कोर्स टू ऑल यूनिवर्सिटीज, ये भी जरूरी है। जब आप कोर्स बना लेंगे और अपलोड कर देंगे तो सभी यूनिवर्सिटीज को सूचना देना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये भी आवश्यक है। फिर ये ब्लॉक डायग्राम के जरिए ये टेक्निकल इक्विपमेंट सेटअप एंड स्पेसिफिकेशन फॉर यूज इन डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन कोर्स, ये यहाँ पर समझाया गया है। ये आपकी टेक्निकल टीम ही इसको हैंडल कर सकती है, जरूरी नहीं है कि सब लोग सब चीज़ जानते हों जैसा कि तो जो टेक्निकल टीम है उसका सहयोग भी इसमें बहुत अपेक्षित है। उसको क्या मानदेय दे सकते हैं, कितने दिन के लिए रख सकते हैं, ये सब भी गाइडलाइंस में है। इसकी बजटिंग भी दी हुई है। ये लास्ट में ये लेटर है यहाँ पर, ऑफिस मेमोरेंडम फाइनेंशियल नॉर्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ मूक्स फॉर स्वयं, 4 दिसंबर 2017 का ये लेटर है। तो इसमें ये बजटिंग के बारे में बताया गया है। हाँ, ये स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, आपको ग्रुप में भी शेयर कर देंगे PDF। फिर सपोर्ट टू नेशनल कोऑर्डिनेटर, उसको सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता तो होती ही है, सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ये UGC के जो गाइडलाइन है, AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल वालों के लिए, हमारे लिए उतना लागू नहीं है। उनका एक गजट निकला था और इसमें क्रेडिट फ्रेमवर्क की भी एक अधिसूचना निकली थी, वो भी इसी में लास्ट में जोड़ी हुई है। तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा थोड़ा आपके लिए कलेक्ट किया। फिर 2024 में एक और गाइडलाइन रिवाइज्ड हुई है मूक्स की, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आई है। सभी विश्वविद्यालयों के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हेड्स को गई है, उनको क्या क्या करना है और किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कराना है, क्या जरूरी है, ये सब इसमें 2024 वाली गाइडलाइन में दिया गया है। ये भी इसमें अंत में जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। हम हर समय सीख सकते हैं। और जो कहते हैं जयंत भट्ट न्याय मंजरी में कि कुतो वा वयम नूतनम उत्प्रेक्षितुम क्षमा वचो विन्यास वैचित्र्यम अत्र विचार्यताम। तो मैंने कोई बहुत नया तो नहीं बताया आपको, मैंने भी जितना पढ़ा समझा उसके आधार पर, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी उसके आधार पर संग्रह मात्र किया है और आपको बताने का प्रयास किया है। और आगे भी आप इस पर फिर और सीखेंगे। जो अच्छे दूसरे एक्सपर्ट जिन्होंने मूक्स बना लिए हैं वो और अपने अनुभव बताएंगे। हम लोग तो अभी बनाएंगे या सीखेंगे इस प्रक्रिया में ही हैं। जिन्होंने बनाए हैं वो भी इससे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। तो इतना ही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। आपकी कुछ चर्चा करना है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेहतर तरीके से बेसिक्स से स्टार्ट करके एक एक बिंदु को लेकर के आपने चर्चा किया। हमारे समक्ष हमारे विभागाध्यक्ष महोदय भी जुड़ चुके हैं। वो बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सिस्टम एक इस तरह का बनाया गया जो कि कुछ देर के बाद किसी को परमिट नहीं किया। आज 87 को परमिट किया गया, 30 को डिनाई किया गया, क्योंकि
एक तरह का इस तरह का सिस्टम बना दिया गया। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आज कि बहुत व्यक्ति बहुत विलंब से जुड़ते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अगर आपको नहीं जुड़ना है तो मत जुड़ें। आप इसमें देख सकते हैं जो किसको हाईलाइट किया गया है, जो जो विलंब से आए हैं वो अपना स्वयं देख लें और प्रयास करें जो कि टाइम से जुड़ें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो बहुत ही परिश्रम करके आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं और तब आपको कुछ देने का प्रयास करते हैं। और अगर आप अपने हिसाब से आते हैं और यहाँ आकर के भी कुछ अलग तरह से रहते हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो ये केवल बस एक दिग्दर्शन करवाया गया, जो कि जितने लोगों की उपस्थिति हो रही है वो टोटल मिनट टू मिनट रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि कौन उपस्थित हैं, कौन कितनी देर रह रहे हैं। और चूंकि 1 मिनट भी उपस्थित होते हैं तो वो अटेंडेंस अपना देते हैं, तो इसलिए ये जानते रहें कि यहाँ पर जानकारी है जो कि आपके इतने ही मिनट हैं यहाँ पर। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। एक बार सभी अपना मुखाकृति यहाँ पर वीडियो टर्न ऑन करके कर लेंगे ताकि स्क्रीनशॉट हम ले सकें यहाँ पर। उसके बाद हमारे विभागाध्यक्ष महोदय 2 मिनट अपना चर्चा करेंगे ताकि ये जो कार्यक्रम चल रहा है वह कार्यक्रम के संदर्भ में साथ ही साथ आज के जो हमारे अतिथि हैं उनके संदर्भ में। आज हमारे अतिथि देवप्रयाग परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के आचार्य हैं। इन्होंने आज मूक्स को लेकर के अलग अलग विषय वस्तुओं को, किस तरह से मूक्स को डिजाइन किया जाए, किस तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण हो, कितने तरह के हैं, इन विषयों पर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया आज और बहुत कुछ सीखने को मिला पिछले 1 घंटे में। तो अभी हम साक्षात हमारे जो विभागाध्यक्ष महोदय हैं प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह महोदय, उनसे निवेदन करूंगा कि अपने वचनों से हम लोगों को उद्बोधित करें। प्रोफेसर रिपुसूदन महोदय, सर आपको आवाज आ रही है? जी हाँ हाँ सर जी, मेरे ख्याल से अब आवाज जा रही होगी। हाँ बिल्कुल 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 जी सर। मैं इतना अच्छा सा व्याख्यान में मिस किया क्योंकि कुछ यहाँ पर प्रशासनिक जिम्मेदारी और मीटिंग चल रही थी और उसी मीटिंग के अंदर जो मेरे पास लिंक था वो खुल नहीं रहा था, वो दूसरा लिंक था। फिर अभी हमने अपने सेक्शन अफसर को फोन किया तो फिर उन्होंने आज की मीटिंग का लिंक दिया। तो मैं एक अद्भुत इस व्याख्यान से एक तरह से वंचित हो गया और मैं प्रयास करता हूं कि सारे कार्यक्रम में रहा जाए और जो विपिन ने एक अनुशासन स्थापित किया है वो बहुत ही अच्छा है, वो सबके लिए होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा। साथ ही साथ में हम सब प्रयास करेंगे क्योंकि सही बात है कि जो बौद्धिक गण हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना बहुमूल्य समय हमको देते हैं और हम लोग उसको मिस करते हैं। जैसे आज मुझे लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा ये एक अच्छा सा व्याख्यान मैं उससे वंचित हो गया और फिर भी मैं विभाग की तरफ से सर का स्वागत करूंगा और एक मेरी इच्छा रहती है कि जो लोग हम लोगों से ऑनलाइन हमारे अनुरोध को स्वीकार करके व्याख्यान देते हैं, कुछ ऐसा समय आएगा कि फिजिकल मोड में भी हम लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे। छोटा सा विभाग है पर प्रयास होगा क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम हमारे दोनों जो हमारे विभाग के साथी हैं उन्होंने काफी योजनाएं रखी हैं और उसी के तहत में ढेर सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं। मूक का कार्यक्रम भी उसी परंपरा उसी अर्वनर चल रही जो श्रृंखला है और उसकी एक कड़ी है। तो मैं विभाग की तरफ से धन्यवाद दूंगा और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे प्रति जो हमारे स्पीकर हैं और साथ साथ में जो ऑडियंसेस हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, एक ऐसा अवसर आएगा कि हम सब लोग यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में एक बौद्धिक समागम के लिए एकत्रित होंगे। तो मुझे लग रहा है इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अभी 5 बजे से एक और कार्यक्रम जो लगातार चल रहा है जिसमें कि डॉक्टर विपिन और डॉक्टर रमेश बड़ा ही अच्छा प्रयास करके संस्कृत व्याकरण और संस्कृत भाषा बोलना यानी स्पोकन संस्कृत का भी कार्यक्रम चला रहे हैं
मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी चल रहा है। तो हम सब लोग किसी न किसी बहाने से फिर से फिजिकल मोड में यहाँ हम एकत्रित होंगे। इन्हीं शब्दों से अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। वस्तुतः आपके ही मार्गदर्शन में जो यहाँ पर कार्य हो रहा है वह कहा जाता है तावानुभावो यमवेद जन्मया, तो वस्तुतः आपके ही मार्गदर्शन में हो रहा है। वस्तुतः आप राजनीति विज्ञान के आचार्य हैं, यहाँ पर संसद विभाग के विभागाध्यक्ष हैं आप, और जो भी यहाँ पर हम लोग कल्पित करते हैं जो नहीं इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर हो सकता है, तो आप बिना बहुत कुछ चिंतन किए आप सहमति देते हैं। ये एक विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि अगर नेतृत्वकर्ता अगर उसमें समस्या उत्पन्न करने लगे तो फिर काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम स्वतंत्र होकर के काम कर पाते हैं और आपका सतत मार्गदर्शन मिलता रहता है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसके साथ ही साथ कुछ प्रश्न अगर आप लोगों के मन में हो, जो कि पहले ही मैंने कहा था, तो आप प्रश्न रख सकते हैं। अगले 10 मिनट तक हम लोग अधिकतम प्रश्न पर चर्चा करेंगे। हमारे आचार्य जी डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही महोदय जुड़े हुए हैं, वो प्रश्न का समाधान करेंगे, लेकिन बहुत विस्तृत ना हो, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि 5 बजे फिर कार्यक्रम रहता है इस आधार पर। अस्तु, जिनको प्रश्न है साक्षात 1 by 1 आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, कुलदीप महोदय जी नमस्ते सर। सर विपिन झा जी सर से निवेदन है कि एक मूक्स हमको हम लोगों को कम से कम कि कैसे बनते हैं ये भी एक बताएं, तभी तो हम लोग आगे बना पाएंगे। इसमें क्या सर ने जैसा बताया कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो एक कम से कम मूक्स कैसे बनते हैं या हम लोग स्लाइड्स में क्या क्या रखेंगे, क्या वो भी कुछ हम लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस संदर्भ में वैसे आज भेजा भी गया था जो कि फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड कैसे आप तैयार करेंगे, एक मूक्स का किसी का लिंक भी हम शेयर कर देंगे ताकि उसको आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा, प्रारूप हो जाए ना तो थोड़ा सरलता होगी। हाँ हाँ, वो प्रारूप का लिंक हम भेज देते हैं, ये चीज है। और डॉक्टर मूलचंद जी, थोड़ी और बात करनी है सर से मुझे, यही सर से कि उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है और वो अगर प्रयास कर रहे हैं कुछ मूक्स बनाने का और उसमें टीम की आवश्यकता, तो हम लोग के लायक जो भी कार्य हो वो जरूर बताएं और हम लोग उसमें प्रतिभाग करना चाहेंगे। और आप भी बनाते रहते हैं, हम लोग को भी उसमें कुछ न कुछ कार्य दीजिए, थोड़ा बोड़ा शुरू करें हम लोग भी। इतने लोग जुड़े हैं तो जल्दी काम होगा और अच्छा होगा मुझे। जी सर, अवश्य हम लोग सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, ये जितने भी जिस संस्था में जो भी कार्य कर रहे हैं, आचार्य स्नेही महोदय निरंतर कार्य में संलग्न रहते हैं। इधर यहाँ पर हमारे विभाग में निरंतर हम लोग उपक्रम में लगे हैं जो कि बेहतर कार्य हो सके, या अन्य जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी सम्मानित व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं किसी संस्था को लीड कर रहे हैं। तो जिस तरह जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है और आगे कोई अवसर होता है तो हम परस्पर जब ट्रेंड रहेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं, और इसीलिए ये एक प्रयास किया गया जो कि इतने लोगों को जोड़ करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें कि हमारे पास एक टीम रहे इस तरह का, जो कि टीम वर्क हम लोग कर सकें। तो ये भी एक इसका हिडन लक्ष्य आप कह सकते हैं। जैसे कि अभी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से व्याख्यान दे करके हमें बताया कि किस तरह से हम कर सकते हैं, तो बहुत हद तक हम लोग जान रहे हैं क्या करना है। तो आगे अवसर जो जहाँ भी आएगा, ये तो निरंतर है ही, इनका निरंतर कार्यक्रम चलता ही रहता है। एक कार्यक्रम प्रभाग भी है स्नेही महोदय का, तो वहाँ के लिए भी और यहाँ जब भी अवसर मिलेगा हम लोग अवश्य चाहेंगे जो कि अधिकतम व्यक्तियों को अवसर मिले यहाँ पर, क्योंकि विभाग यहाँ पर हमारे यहाँ नया है, तो इस कारण से अभी मंदम मंदम उदित पवन वही वाली याद बाल है। तो खैर, अमिता सिंह जी आप कुछ प्रश्न करना चाह रही हैं? जी सर, मैं थोड़ा नमस्कार सर। वैसे जो कुछ पूछना था काफी सारा सर कुलदीपक सर ने काफी कुछ कह दिया है, तो मुझे बहुत कहना नहीं, बस हाँ एक चीज जाननी थी कि क्या मूक्स बनाने के लिए हमें कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है? कोई संस्था है जो इसका प्रशिक्षण प्रदान करती है कि कैसे हम वीडियो बनाएंगे, किस प्रकार का ऑडियो रहेगा? आचार्य जी आप अनम्यूट कर लेंगे।
हाँ, आचार्य सच्चिदानंद स्नेही जी अनम्यूट कर लेंगे, म्यूट है आप। ऑडियो ऑफ है सर, आपका ऑडियो ऑफ है। हाँ ओके, मैं अब फिर से बता देता हूँ जी। तो यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय जब मूक्स बनाना चाहता है या बनवाना चाहता है तो निश्चित रूप से सभी अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी वो करेगा ही, करता ही है। आपने एक संस्था का नाम सुना होगा HRDC, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, और मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, और इसी प्रकार के सिमिलर प्रकल्प हैं। IKS के भी कुछ प्रकल्प हैं और स्वतंत्र रूप से भी कुछ प्रकल्प हैं, जैसे अभी ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम मूक्स पर ही आयोजित हो रहा है, तो ये भी प्रशिक्षण ही है। इसमें प्रायोगिक प्रशिक्षण भी होता है और स्पॉन्सरशिप के साथ आप उन संस्थाओं में आमंत्रित किए जाते हैं जहां से आप उसको संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। लघु अवधि पाठ्यक्रम होते हैं, 5 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के भी होते हैं कहीं कहीं पर। तो जो भारत की HRDC की कॉलेज हैं उनकी वेबसाइट आप देख लेंगे, प्राय अच्छे विश्वविद्यालयों में सभी जगह प्रतिवर्ष HRDC में मूक्स के शेड्यूल कोर्स होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सभी जगह हैं, जैसे BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU, DU, ठीक है। इस प्रकार से सभी जगह जहाँ HRDC है वहाँ पर इनके कोर्स नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं मूक्स के प्रशिक्षण के लिए। मूलचंद जी, आपका कोई प्रश्न है? जी सर। सर जैसे हम लोग अभी पढ़ ही रहे थे और सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भी है, स्वयं प्रभा, EPG पाठशाला आदि, तो ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम अनेक कोर्सेज और डिप्लोमा आदि या सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं इनके माध्यम से। फिर ये मूक्स और इसमें क्या अंतर है? ये भी ऑनलाइन कोर्स का उपक्रम है, मूक्स भी? ऐसा है कि मूक्स उसका एक स्वरूप है, जैसे नमक को आप NaCl कहते हैं, ठीक है, और नमक भी कहते हैं, तो नमक तो बोलचाल की भाषा में है, वैसे ही स्वयं उसको बोलचाल की भाषा में कहा गया है। टेक्निकल टर्म उसका मूक्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो एक कोर्स है जिसको एक वेब पोर्टल पर रखा गया है, तो स्वयं तो एक पोर्टल हुआ और जो कोर्स बनाए जा रहे हैं उस कोर्स का नाम मूक्स हुआ। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ये प्रकृति है, जैसे नमक, चीनी आदि बहुत सारे सामान किसी स्टोर में, डिपार्टमेंटल स्टोर में रखे जाते हैं और बहुत सारे कंपनियों के अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं स्वयं भारत सरकार का एक स्टोर है जहां पर बहुत सारे पाठ्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालयों ने बनाकर अपलोड किए हुए हैं, उसकी एक पद्धति है। और सिमिलरली ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने मूक्स बनाकर अपने अपने पोर्टल पे अपलोड किए हैं। उनका इंटरेस्ट है अर्निंग बढ़ाना और शिक्षा का विस्तार करना। यहाँ सरकार का उद्देश्य है कि सबके लिए फ्री और ओपन एजुकेशन मिल जाए। बहुत अच्छा सर। सर प्रणाम। और दूसरा मेरा यह है कि हम लोग कैसे इसको तैयार कर सकते हैं? हाँ जी, और अपलोड करने का क्या? तैयार करने से पहले प्रशिक्षण लेना होगा, एक लंबी प्रक्रिया है। ये तो जी। और करने से ही सीख पाएंगे। फिलहाल आप ये कर सकते हैं कि मूक्स के कोर्स स्वयं पोर्टल पर कैसे दिखते हैं, क्या उनका स्वरूप है, वो जानने के लिए एक कैंडिडेट के रूप में किसी भी कोर्स में आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। कोई फाइन तो नहीं लग जाएगा, छोड़ भी सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखिए। वहां आप क्या देखते हैं, क्या फाइंडिंग करते हैं, उसके आधार पर आपके सामने एक स्पष्ट छवि आ जाएगी कि ये मूक्स में ये अवेलेबल है। विपिन, हाँ सर। विपिन, मेरा ये कहना था, जो भी स्नेही साहब ने कहा कि एक प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, तो लगभग ये जो हम लोग 1 माह का कर रहे हैं इसमें प्रशिक्षण भी है व्याख्यान के साथ साथ। क्या अलग से भी प्रशिक्षण के लिए हम लोग कुछ योजना चला सकते हैं? उसमें उन्हीं विशेषज्ञों को बुलाया जाए जो पॉइंटेडली
कुछ विषय लेके उस पर एक तरह से मॉडल बताएं लोगों को। बिल्कुल, एक तो सामान्य मूक्स के बारे में परिचयात्मक आदि चीजें बताना, फिर पॉइंट स्पेसिफिक जो कोई वीडियो कंटेंट पर ही बताएगा, कोई ई कंटेंट पे ही बताएगा, कोई असेसमेंट पर ही बताएगा, कोई क्विज पे ही बताएगा, उसमें भी क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये बहुत सारी प्रविधियां आ जाती है। और ऑनलाइन ऑफलाइन के टूल्स का उपयोग कैसे करना है, ये सारे विषय आ जाते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें हम लोग जो सेंट स्टीफन के प्रोफेसर अपने मिश्रा जी आए थे जी, उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि वो 1 घंटे का पूरा एक तरह से बताएं कि उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज बनाने के लिए तो स्नेही साहब ने ही बनाया है, तो कुछ हम लोग अलग से व्याख्यान करा दें जो पूरी तरह से उसको समर्पित हो कि कैसे हम कंटेंट को तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कंटेंट डेवलपमेंट थ्रू मूक्स ऐसे करके कंटेंट हो सकता डेवलपमेंट, है। 4 क्वाड्रेंट्स पर ही वो स्पेसिफिक होगा, तो उसमें वीडियो जनरेटर, जैसे वीडियो ही बनाना है, ऑडियो वीडियो ही बनाना है, तो उन्होंने टेक्निकल पैरामीटर्स जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग कैसा स्टूडियो होगा और उसको कैसे व्यवस्थित करके बनाया जा सकता है। हाँ इस पर किया जा सकता है। अपने यहाँ सर ये मूक्स का स्टूडियो डेवलप ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो हम हम लोग जब पास करेंगे है। तो उनको, हाँ जब इस पर चिंतन करेंगे तो देखिए उसमें कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर के कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए, मुख्य रूप से 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो जिस पर मूक्स बनाना है उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, फिर वो टॉपिक कितना वाइबल है नहीं है ये देखना है दूसरे पाठ्यक्रमों से तुलना करके, फिर उसका ई कंटेंट डेवलप होगा, मॉड्यूल बनेंगे। वो ई कंटेंट जैसे हमारे मुक्त विश्वविद्यालय की पाठ्य सामग्री होती है उस टाइप के होंगे, जिसकी भाषा सरल होगी। फिर ई कंटेंट को एक्सपर्ट कमेटी के सामने रखकर वहां से इसमें आवश्यक सुधार करने हैं, जोड़ना है, अप्रूव कराना है। उसके बाद फिर वीडियो आदि का कार्य शुरू होगा। वीडियो तो सेकंड स्टेप है, फिर क्विज आदि थर्ड स्टेप है, असेसमेंट फोर्थ स्टेप है। तो फर्स्ट है सिलेक्शन, देन आपका ई कंटेंट डेवलपमेंट। अब कंटेंट आप उस टॉपिक से रिलेटेड खुद तो अकेले इतना नहीं बना पाएंगे, आपको ओपन इनविटेशन करना होगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, जो पूरे विश्वविद्यालयों के, दूसरे विश्वविद्यालयों के भी एक्सपर्ट हैं, उनको शामिल करना होगा। फिर एक एक टॉपिक पर एक पाठ, उसके बिंदु पर कोई एक एक लेखक लिखेगा उस पाठ को, फिर ऐसे सबको मिलाकर एक संश्लेषित करके समग्र पाठ्यक्रम एक जगह किया जाएगा, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। तो उसके जो पीडीएफ है वो सारे फिर कंटेंट के रूप में हो जाएंगे, और उससे संबंधित स्लाइड्स आदि जो हैं वो ई कंटेंट के रूप में आ जाएंगे। उन स्लाइड को प्रदर्शित करते हुए ही फिर वीडियो बनेंगे। यानी पहले तो अध्ययन सामग्री, फिर उसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फिर प्रेजेंटेशन करते हुए एक्सपर्ट उसको पढ़ाते हुए वीडियो बनाए, फिर वीडियो की एडिटिंग हो, उसके बाद उसमें क्विज और असेसमेंट के प्रश्नोत्तर हैं वो लगे, और फिर उसको अपने जो विश्वविद्यालय उसके परीक्षा विभाग से और बॉडी से उसको किस प्रकार से चलाना है पाठ्यक्रम को, ये सारे नियम प्रविधि सारी बनकर तब वो स्वीकृत होता है। बहुत अच्छा। यह जो हमारा कार्यक्रम है इसके अनंतर हम लोग इस पर चिंतन करेंगे कि किस तरह से किया जाए, क्योंकि जब ये प्रारंभ हुआ था जो मूक्स पर काम करना है, तो हमें ध्यान है जो कि हम वहीं पर थे, देवप्रयाग संगम तट पर हम दोनों बैठे हुए थे। तो मैंने इनसे पूछा कि किस तरह से इसको कार्यान्वयन किया जाए, क्योंकि कार्य इतना व्यापक है और संसाधन जो है वो सीमित है। तो उस पर चर्चा हुई थी और इनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन था, जो हमें लग रहा है कि वो फलीभूत हुई। तो इसी तरह आगे हम जब भी कार्य करेंगे इस संदर्भ में, तो आपका मार्गदर्शन रहेगा, क्योंकि आप इस क्षेत्र में बहुत दिनों तक आपने काम किया है, इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, तो आपका सहयोग रहेगा और मार्गदर्शन भी रहेगा। और उम्मीद करते हैं जो कि हम लोग जल्द ही जिस स्तर तक चाह रहे हैं ऑडियंस यहाँ पर जो उपलब्ध प्रस्तुत हैं,
उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम लोग कुछ कार्य करेंगे और प्रयास रहेगा जो कि वो ऑफलाइन मोड में रहे, ताकि हम प्रायोगिक पक्ष पर भी ध्यान दे सकें किस तरह से क्या होता है, क्योंकि एक आभासिक पटल पर जो होता है उसका और जो साक्षात होता है इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो हम लोग अपेक्षा के साथ साथ ये विश्वास रख सकते हैं कि बहुत जल्द ही हम लोग उन अपेक्षाओं पर भी खड़े उतरेंगे और आचार्य स्नेही जी हैं, उनका सहयोग रहेगा, उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से रहेगा। इधर हरीश नागपाल महोदय कुछ। प्रणाम सर। सर यदि कुछ अनुमति दी जाए तो मैं संडे को एक कैसे मूक्स डेवलप करते हैं कुछ एक छोटा सा अपनी तरफ से एक प्रयास करना चाहूंगी सर। वो मेरा प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा और एक सब कैंडिडेट्स को थोड़ा सा एक आइडिया, जैसे लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक आप करेंगे जो कि आज एक बार मैं आपसे संवाद कर लूंगा, आप व्हाट्सएप पर एक बार टेक्स्ट कर देंगे तो मैं आपसे एक बार बात कर लूंगा। उसके बाद जिस तरह से संवाद होगा हम कम्युनिकेट करेंगे जितने भी यहाँ पर ऑडियंस हैं, क्योंकि हमें भी अनुमति लेनी होगी, उसके बाद मैं कुछ कह सकता हूँ इस संदर्भ में, ये चीज रहेगा। तो सर वो एक्चुअल में मेरा एक प्रेजेंटेशन ही होगा और उसमें वो सबको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम संवाद आज कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। और किन्हीं को कोई प्रश्न? सर हमें जो प्रेजेंटेशन बनानी है वो किसी पर्टिकुलर विषय पे बनानी है या फिर मूक्स को कैसे बनाना है उससे बनाना है? आपका अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे अभी महोदय ने कहा, जो कि एक पर्टिकुलर जो टॉपिक चयन करते हैं, वो शीर्षक जो चयन करते हैं वो आपके क्षेत्र का हो, आप देखिए जो किस तरह से चयन करना है। और वो भी प्रक्रिया है, क्योंकि अभी जितना आपको प्रशिक्षण दिया गया है, लगभग 6-7 जो सत्र हुए हैं, उनमें आपको बताया गया है किस तरह से आप चयन करेंगे और किस तरह से बनाएंगे, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको ध्यान होगा। जो कि सच्चिदानंद स्नेही जी ने आज बताया, नरेश जी ने उससे पहले बताया। इस तरह एक और आचार्य थे, ये मैं नाम बोल रहा हूँ, शर्मा जी शायद, नहीं सुदर्शन सर, हाँ सुदर्शन जी, उन्होंने बताया था। तो पर्याप्त आप लोगों को जानकारी दी गई है, तो प्रयास करिए जो कि किस तरह से होता है। तो और स्वाभाविक रूप से इसमें हम जिस तरह प्रयास करेंगे उतना कम ही रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, तो प्रायोगिक सब्जेक्ट है, लर्निंग बाय डूइंग। जितना आप करके देखेंगे स्वयं आ जाएगा बहुत कुछ। जैसे स्वयं पोर्टल को ही एक बार ओपन करके वहाँ एक डमी रजिस्ट्रेशन अपना कीजिए और वहाँ क्या क्या उपलब्ध है उसको देखिए, और उसके आधार पर आपके मन में क्या चिंतन आता है उस पर विचार कीजिए, तो काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा है। अभी जो लिंक की बात आप कर रहे थे, सर ने बता दिया है, जो कि आप वहां जाकर स्वयं रजिस्ट्रेशन करिए और आपको वहां पर इस तरह के पाठ्यक्रम सब जो आपकी रुचिकर हो उनमें आप रजिस्टर करके एक बार देखिए और अंदर जाकर देखेंगे जो क्या उसमें है, कंटेंट किस तरह से है, तो एक वो अच्छा रहेगा। और हमें लग रहा है कि सभी का प्रश्न जिज्ञासा का समाधान हो गया, तो अब हम धन्यवाद सर, सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज के हमारे जो अतिथि तो हम वैसे कहते हैं, वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से, और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जहां पर ये स्वयं है उसकी उस तरफ से भी हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो कार्यक्रम हो रहा है वो माननीय कुलपति महोदय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बरखेड़ी सर जो हैं उनके ही अनुकंपा से हो रहा है, और हमारे जो कुलपति महोदय हैं वर्मा महोदय, उनके संरक्षण में यह हो रहा है। इसीलिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से भी आपके तरफ से ही आपको आभार व्यक्त किया जा रहा है, और आप सभी श्रोता सुधीगण निरंतर यहाँ पर संलग्न रहे, आप सभी को भी आभार। पुनः हम लोग मिलेंगे 20 रविवार को, जिन का प्रेजेंटेशन होना है कल अनिवार्य रूप से अपना पीपीटी संप्रेषित कर देंगे, तभी जाकर के उस दिन रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन जो एक्सपर्ट रहेंगे, जो परीक्षण करेंगे उसका, वो भी उपस्थित रहेंगे। इसी कारण से स्पेशली आप लोगों की रिक्वेस्ट पर रखा गया है, तो कम से कम 2-4 व्यक्ति का अनिवार्य रूप से रहना चाहिए, क्योंकि अन्यथा उनको बुला करके वैसे वापस करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों का था इस तरह का जो नहीं 26 को हम नहीं रह पाएंगे, इस तरह की कुछ समस्याएं थी, तो वक्तव्य पर आप अडिग रहेंगे। चलिए, इसी के साथ सभी को नमस्कार, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ।
एक और कुछ पूछ रहे हैं निवेदन था, ये 22 से लेके 26 के बीच में प्रेजेंटेशन का है समय शायद। नहीं, 22 एवं, उसमें 22 clear cut एवं। लिखा हुआ है। अच्छा 22 एवं इसलिए दिया गया है कि जिनको हाँ। 26 को दिक्कत है वो 22 को रख सकते हैं, या 22 को वैसे भी अपने मन से रख सकते हैं, ऐसा है। जी सर वो ठीक है। 26 को मेरा मैंने 26 गलती को से मैं कह चाह रहा दिया हूँ। सर, 27 को है इलेक्शन, तो ठीक आप है, 26 का। कोई बात नहीं। अच्छा। आप कल क्लियर हो जाएगा, जिन जिनका पीपीटी आएगा मतलब परसों के लिए है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, ठीक है सर, अस्तु तर्हि धन्यवाद। यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी को नमस्कार। नमांसि नमस्कार। सर्वेभ्यः नमस्कारः। नमस्कार। नमस्कार।